ताकि आप लोग, ठीक है। तो ये चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर की मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और कोलैबोरेट करें विद द टीम। ठीक है, तो वो कोलैबोरेट कैसे होता है इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स की कोलैबोरेशन की टेक्निक्स पढ़ें, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि स्टेक होल्डर का इंगेज होना और कोलैबोरेट करना यानी अपना 100% देना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो तब थोड़ा सा देखते हैं कि स्टेक होल्डर को इंगेज करने की प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम जनाब ये पढ़ लेते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जनाब। ठीक है, तो हमने पहला काम किया था कि जो राइट स्टेक होल्डर हैं उनको आइडेंटिफाई किया था और उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हमने एनालाइज की थी और एक हमें समझ में आया था कि लोग किस तरह से हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक प्लान बनाना चाहते हैं जिससे हमें पता चले तो करंट एंड डिजायर्ड एंगेजमेंट लेवल क्या है और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर कैसे बनाएंगे, उस इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेंशियल ये, तो अब हमने ये देखना है। तो ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर दूं ताकि आप समझ पाएं कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आप एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं और आप उस टीम का पार्ट है जो सॉफ्टवेयर बनाएगी। तो आपको ये समझना है कि कस्टमर क्या चाहता है और उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी एक्सप्रेशन को एक डॉक्यूमेंट पे नोट करना है और फिर वो ले जाके डॉक्यूमेंट आफ्टर वैलिडेशन दूसरी टीम को देनी है कि भाई ये बनाना है, कस्टमर ने कहा है। अब उसमें व्हाट आर द रोल्स। आपका रोल है पूछना, सवाल करना और डॉक्यूमेंट करना, और डॉक्यूमेंट इतना अच्छा हो कि वो बनाए, डेवलपमेंट टीम को दें तो उसकी सब समझ में आ जाए। ये आपका काम है। तो डॉक्यूमेंट डेवलप करना, मॉडलिंग सीखना, ठीक है ना। हमने कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, लेकिन एक्चुअल मॉडलिंग टेक्निक हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी होंगी, यहाँ इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है। लेकिन बहरहाल यहाँ ये था क्या, क्लैरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट के लिए हम मॉडलिंग करते हैं, एनालिसिस के लिए हम मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो हम यूज करते हैं उनको, स्कोप लॉक करने के लिए हम मॉडलिंग यूज करते हैं। ये तो हो गई रिक्वायरमेंट को लिखना, डॉक्यूमेंट बनाना, एसआरएस बनाना। तो ये बनाने के लिए हमें डोमेन की नॉलेज भी होगी जो कि अभी हमें नहीं है और हमें चैलेंज आता है। जैसे हमें भी असाइनमेंट करने में चैलेंज आया कि हमें कंज्यूमर फाइनेंस ही नहीं पता, तो हम रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो सर ने बना के एक डॉक्यूमेंट दे दिया तो थोड़ी समझ में आई है तो हम उस पर बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, जो आदमी रिक्वायरमेंट दे रहा है, डज ही अंडरस्टैंड हिज रोल, कि भाई बैठ के इनको समझाना है कि मुझे क्या चाहिए। अगर नहीं समझाया तो क्या बनाएंगे। तो डज हिज रोल, इज ही कोलैबोरेटिंग इन दैट, इज ही स्पेयरिंग टाइम। अब ये सारे सवाल आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, वो ये सोचता है कि आपको क्योंकि पैसे दिए जा रहे हैं और वक्त दिया जा रहा है तो ये सारा काम आपका है, मैं तो सिर्फ बस आपको दो चार सवाल आप करेंगे तो मैं बता दूंगा, बट दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस माइंडसेट से वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो एक कोलैबोरेशन नहीं है। तो थोड़ा सा आप समझिए कि अब ये कैसे होगा, कैसे उसको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज योर इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज बोथ हैव टू अंडरस्टैंड देयर रोल एंड, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बात बढ़ पाएगी। ये ऐसे ही जैसे टीचर और स्टूडेंट का एक डिफाइंड रोल है। टीचर के रोल में
कुछ और जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है तो शायद लर्निंग में चैलेंज होगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, इंगेज नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है रेगुलरली, तो ये काम है। तो एवरीबडी हैज टू प्ले हिज रोल। कहीं भी कोताही होगी तो आउटपुट वैसा नहीं आएगा जैसे आप चाह रहे हैं। तो आपका आप क्या चाहते हैं? आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, लेकिन बता रहा है उसका इन्वॉल्व होना, उसका 100% देना और उसका टाइम पे बैठना और उसको सारी चीजें डिफाइन करके बताना और मेरा तैयार होकर जाना, सवाल पूछना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विद दिस इसको जरा ऑफ कर दीजिए भाई, जो भी है। जी ठीक है, चलिए अब जरा समझते हैं क्या है करंट एंड डिजायर्ड एंगेजमेंट लेवल। अब आप क्या चाहते हैं, अभी क्या है और आप चाहते हैं क्या है। ठीक है, तो कुछ लोगों का तो सही होगा, कुछ लोगों का सही नहीं होगा, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो इनको आप चाहेंगे एंगेज करना। डिजायर आपकी होगी कि सारे लोग। तब एक आदमी है जो ऑपरेशन का हेड है किसी बैंक में, बहुत ही बिजी है और वो पैसे भी उसी चीज के लेता है, तो वो इस प्रोजेक्ट में क्यों बैठेगा? और वो कहता भी है कि भाई आपको किस लिए बुलाया, लेकिन उसका बैठना, उसका रिक्वायरमेंट देना मैंडेटरी है। तब ये समझाना कि भाई आपका टाइम देना 20% आने वाले 3 महीनों में, 6 महीने में बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बैठेंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो रिक्वायरमेंट बनेगी कैसे? बिकॉज आई डोंट नो योर ऑपरेशन। सर आपको तो पता ही है ना, मैं तो ये बैंक चलाता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा। तो आप कहेंगे हाँ आप बैंक तो चलाते हैं, लेकिन आपने हमें भी बुलाया है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा बनाना क्या है। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाए, वेटर आके पूछे क्या है, तो आप कहेंगे यार जो चीज अच्छी है वो ले आओ। तो भाई आप बताएंगे ना अच्छी, तो आप भी तो कुछ बताएं। तो बात सारी है। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स, तो आपकी और बाकी स्टेक होल्डर्स की रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश होगी, अब ये थोड़ा सा आपने देखना है कि कोई कैसे डेवलप होगी। फिर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इस वाले टेम्पलेट में बना के दे देते हैं। हाँ तो ये 80% तो सही है या 85% सही है, लेकिन इन सब के लिए सही नहीं है। तो इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, क्योंकि ये थोड़े एजिड हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं, तो इनको किस तरह से देना होगा। या ये कि नॉर्मल प्रोसेस ये है कि आप एक मीटिंग करते हैं और डॉक्यूमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट बनाते हैं और कस्टमर को ईमेल कर देते हैं। दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। और जो टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेड लोग हैं, जैसे बैंक हो गया, आप आईटी डिपार्टमेंट है बैंक का और बैंक है, तो यहाँ पर तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है कि आपने बनाया, डिस्कशन किया और वेरिफिकेशन के लिए उसको भेज दिया। लेकिन आप एक फार्मास्यूटिकल में हैं जहाँ एक साहब हैं जो 70 साल के हैं, तो वहाँ ये वाला प्रोसेस जो है ना कम्युनिकेशन का नहीं चलेगा। तो यू नीड टू प्लान कि इनको क्या करना होगा। इनको मैंने जो डॉक्यूमेंट है रिक्वायरमेंट का प्रिंट करके देना होगा और ये कहना होगा कि आप जब जरूरत महसूस करें मुझे बुला लें, मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि ना वो ईमेल डाउनलोड करेगा ना वो पढ़ेगा। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है ऑफ द कम्युनिकेशन। तो बेस्ड ऑन योर ऑडियंस, बेस्ड ऑन योर स्टेक होल्डर, यू नीड टू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस 90 जगह तो सही है, 90%, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं है। तो व्हाट इज द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन? ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। तो ये प्लान बनाएंगे, इन सब को ऐसे देना होगा, इन सबको नॉर्मल SRS नहीं देना होगा, इस तरह से मैंने जाके समझाना होगा इन वाले लोगों को। ठीक है, तो दैट्स अ प्लान आई एम डेवलपिंग। ठीक है, तो पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर ईच स्टेक होल्डर, अब ये मैं इनको कैसे हैंडल करूंगा। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर दी स्टेक होल्डर, हम थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी कि वो भी मीटिंग में कभी बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं, तो फिर उनके रूम में जाना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो
इंट्रोवर्ट नहीं है, मीटिंग में चुप ही नहीं होते हैं, तो मैं उनको कैसे मैनेज करूंगा? ठीक है, तब ये सारा प्लान बनेगा। तब आप सोच रहे होंगे कि ये काम मैंने ही करना है, तो फिर रिक्वायरमेंट कौन लेगा? तो ये डिफरेंट लेवल है। जब आप इनिशियल करियर में जाएंगे, आप करियर के तो इनिशियल लेवल में, तो आपके साथ कोई सीनियर रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा, आप वो बातें कर रहा होगा, आप सिर्फ नोट डाउन करेंगे। दैट्स हाउ यू स्टार्ट योर करियर। लेकिन जब जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, रिक्वायरमेंट लेनी आती है, डॉक्यूमेंट आती है, बिजनेस की नॉलेज होगी, अब आपको मालूम है कि स्टेक होल्डर को एंगेज करना, कंट्रोल करना, कोलैबोरेट कराना सीनियर लेवल पे आपका काम है। नॉट नाउ, बट सीनियर लेवल पे। ठीक है, तो ये आप सीखेंगे। फिर मेथड्स फॉर अपडेटिंग द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। कहीं जो आपने अभी तक कोर्स में पढ़ा है, टेक्निक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, ये आप जाके इस्तेमाल करेंगे, और कहीं वो सही नहीं होगी, आपका उसका बिहेवियर वैसा नहीं होगा, देन यू अपडेट, देन यू चेंज योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आपने क्या कोशिश करनी है? आपने कोशिश करनी है कि सारे लोग मिलकर काम करें। इसको इस तरह से देखिए कि आपकी एक क्रिकेट की टीम है या फुटबॉल की टीम है, तो एक तो ये कि सारे चैंपियन है ना, जो सेंटर फॉरवर्ड हैं वो भी जबरदस्त दुनिया का माना हुआ है, और ठीक है, तो जो आप वर्ल्ड की टीम बनाते हैं ना, उसमें सारे जबरदस्त किस्म के लोग होते हैं, लेकिन आपस की कोलैबोरेशन नहीं होती। ठीक है, तो टीम वही जीतती है इसकी आपस की कोलैबोरेशन होती है, जान मारते हैं और सक्सेस के लिए कोशिश करते हैं। तो ये वाली चीज जरा समझने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई? सिनेरियो अल्लाह के बोलते हैं। ठीक है, फिर अच्छा ये बात है कि जो आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बनाई थी, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन सी इंफॉर्मेशन। ये जो आपने ये बनाया था ना, ये आप बनाते तो हैं, एंड दैट्स ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, लेकिन ये आप प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ यही बात कह रहा है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऑल्दो इट्स ए ऑफिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, बट होता क्या है कि एक प्रिंट करके, और उसमें कोई कंपनी का नाम कुछ नहीं होता, लेकिन ये प्रिंट करके लोगों को दे दी जाती है, खास खास लोगों को, भाई देख लो, और ताकि तुम्हें हेल्प मिल जाए। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, जब भी तुम जाओ तो जरा इनको बैकग्राउंड से मिलना, फलाने साहब को इस तरह से मिलना, इसलिए कि ये कुछ लोगों के बारे में है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो ये डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं बनाई जाती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इट्स नॉट बिकॉज के कोई ऐसी हुआ है, लेकिन ये बहरहाल ये हेल्प करती है, और ये भी है, पढ़ाई भी जा रही है आपको और बनेगी भी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट का पार्ट, अगर मैं फाइल बना रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या चाहे बाइंडर हो, लेकिन ये उसमें नहीं लगेगी। ठीक है ना, दैट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। शेयर हो जाती है कागज पे, तो भाई ये कागज कहाँ से आया पता नहीं, किसी ने देख लिया, तो किसने बनाया जी पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन 12 लोगों के बारे में उसमें होता है। In many cases, project manager या BA and few other team members should prepare। अब ये दो तीन लोग होंगे और सबकी राय कंपेयर होगी कि भाई मेरे मुतालिक ऐसा है और मैं समझता हूँ साहब ऐसे हैं, तो 90% लोगों की राय मिलेगी, और एक आध कहीं जगह डिफरेंट होगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि सारे लोग एक जैसे ही सोच रहे हैं, और फिर वो हेल्प करती है आपको लोगों को हैंडल करने में। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। ये वही वाली बात है कि ये कुछ लोगों को बताई जाती है, या जुबानी बता दी जाती है, या शेयर हो जाती है। अब अपने प्लान बनाना है तो क्या देखना है आपने? तो अपने स्टेक होल्डर्स को डिवाइड करना है इनटू अ ग्रिड। ये पावर और इंटरेस्ट की ग्रिड में डिवाइड करना है कि, तो फिर आपको इससे पता चलेगा कि आपकी अप्रोच क्या है, तो इन्वॉल्वमेंट कितनी है, उसका इंटरेस्ट कितना है, और वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल में ये एक आपने ग्रिड बना दी कि किसी भी आदमी का इन्फ्लुएंस या पावर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जितना सीनियर होगा उतना उसका पावर होगा या उतना इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और कितना वो इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, नीचे उसका इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में, और ये शायद हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो ये मिडिल मैनेजमेंट है, और ये हायर मैनेजमेंट है। अब ये आपने बना दिया। ठीक है ना, तो
some of these people have the power to undermine this project, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोजेक्ट को अगर नाराज हो जाए तो फिर चलने नहीं देंगे प्रोजेक्ट को। ये आपको पता होना चाहिए वो कौन से लोग हैं और मुझे इनको मैनेज करना है। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे और इसके अंदर मैप करेंगे इन लोगों को। तो ऐसा आदमी जिसका इंटरेस्ट बहुत हाई है इस प्रोजेक्ट में, चाहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाऊं और उसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई है, उसकी पावर भी बहुत है, ऐसे लोगों को बहुत ही क्लोजली मैनेज करना है। इन लोगों को आप लूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन से लोग हैं, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग और टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होंगे और सपोर्टर होंगे, और इन लोगों को इन्फॉर्म करना, पूछना, मशवरा करना, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, अब ये वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बहरहाल ये हाई प्रोफाइल है, तो इन लोगों को आप दूसरी साइड पे नहीं ले जा सकते, अपने अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो इन लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बताना, इन्वॉल्व रखना, वीकली इन्फॉर्म करते रहना, इनका क्रिटिसिज्म लेना। ठीक है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं ना हो लेकिन बारह इनको आप अपने अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को, और ये वाले वो लोग हैं जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चाहते हैं प्रोजेक्ट हो जाए, तो इन लोगों को इन्फॉर्म करना, इन्वॉल्व करना, ये बहुत जरूरी है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों की आप मुखालफत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो आपके सपोर्टर हैं। ठीक है, तो इन लोगों को इन्फॉर्म करना, ये वो लोग हैं जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये ग्रिड बना के हम जरा प्लान करते हैं। अब ये देखिए कुछ नाम आ गया। ठीक है, अब ये अजम्पशन की बेसिस पे कई ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे, तो एक साहब हैं जिनका नाम है साद और असलम। अब ये वो लोग हैं जो टॉप टीयर के लोग हैं और ये आपके सपोर्टर हैं और ये चाहते हैं प्रोजेक्ट हो। तो ये आपके एक्चुअली लॉबिस्ट हैं। इनको जितना आप अपनी तरफ रखेंगे, ये बाकी लोगों को भी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको हेल्प करेंगे। तो इन लोगों का बाय चॉइस मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं कोई जहां भी कोई कंसर्न है तो मैं इनको बताऊं ऑफिशियली, अनऑफिशियली, फोन कर लूं, बात कर लूं। इनका मेरे साथ होना, बहुत ही क्लोजली मैनेज करना इनको बहुत जरूरी है। कोई चीज मुझे शाम को 6 बजे पता चली तो मैं इनको इन्फॉर्म करूं, बता दूं। ठीक है, इनका मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना प्रोजेक्ट आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट नहीं है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आप इनको बताएंगे देखिए ऐसा हो गया। तो ये जफर साहब और एजाज साहब हुए जो मुझे राइट पाथ बता रहे हैं, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और फलाने साहब को नहीं। तो फिर ये वो लोग हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू हैंडल द कस्टमर्स। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बहुत हाई इम्पैक्ट है, लेकिन इनको मीटिंग में आना और इनको इन्फॉर्म करना और इनको चीजें भेजते रहना, इनका हमारे अगेंस्ट होना हम मैनेज नहीं कर सकते हैं या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये पावर ग्रिड, तो इम्पैक्ट इन लोगों, ऊपर वाले लोगों का बहुत हाई है, लेकिन ये वाले लोग हैं जो हमारे सपोर्टर हैं, लॉबिस्ट हैं हमारे। ठीक है, तो कोई जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो पहले इनको बताएंगे, इनको समझा देंगे, और ये आपको बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस रोल कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है? इसको थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई करिए कि आप कोई डिसीजन चेयरमैन से लेना चाहते हैं और चेयरमैन साहब मान नहीं रहे, लेकिन चेयरमैन साहब के फलाने जो दोस्त है ना, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है और उनको आप कह रहे हैं सर आप, हम जाके बात करेंगे, आप भी आ जाइएगा और आप भी उनको समझाइएगा, तो आपकी बात वो मान लेंगे। तो आपकी बात मान लेंगे तो हमें उन साहब से, उन टीचर से अच्छी रिलेशनशिप रखनी है। तो ये लॉबिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये बेईमानी नहीं है, ये चालाकी नहीं है, ये हिकमत का पार्ट है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझते हुए हाउ डू यू मैनिपुलेट योर डिसीजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ये मतलब कोई अनएथिकल चीजें तो नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ मैनेज करना सिखा रहा हूँ कि लोगों को जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कल्चर और पॉलिटिक्स और इन सारी चीजों को। ठीक है, जब आप सीनियर लेवल पे जाएंगे, सी लेवल पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने एक प्लान बना लिया है और अब हम लोगों को
मैनेज करना चाहते हैं या इंगेज करना चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिश है या डिजायर है कि जनाब सारे लोग फुटबॉल की टीम है और सब लोग 100% दें, 110% दें, जान मारें जीतने के लिए। ठीक है, तो अब हम, ये हमारी ख्वाहिश है, तो हम कैसे करेंगे, अब हम जरा देखते हैं। अब देखिए, इसमें बात यह है कि जो कस्टमर इन्वॉल्व है उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको बुलाया है, टाइम दिया है, पैसे दिए हैं, तो कोई काम होगा ना, एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उससे रिपोर्टें मिलेंगी, उससे हमारा डिसीजन मेकर अच्छा हो जाएगा। तो ईच लेवल पे कुछ एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, तो वो क्या उम्मीदें हैं, उनसे बात करना, समझना और उनको एक्सप्लेन करना। कहीं गलत उम्मीद तो नहीं है, इज देयर एनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर डिलीवरी, ऑटोमेशन और ये सारी चीजें, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे एक जगह में था, मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाया, तो उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो खुद ही डालना पड़ेगा। मैंने कहा भाई, सॉफ्टवेयर निकल के किसी का हाथ थोड़ी पकड़ेगा, वो अगर डालेगा तो डलेगा। तो आपका काम है ना सारे स्टाफ को मेंटेन करना और वो सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू हो जाए। सॉफ्टवेयर यूज ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, लाइब्रेरीज तो हैं और किताबें भी हैं, तो मसला हल हो गया? नहीं, मसला नहीं हल हो गया। स्टूडेंट जाके पढ़ेगा, उससे सीखेगा तो मसला हल होगा ना। तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है कि लाइब्रेरी बना दी, बुक्स ला दी तो सब मसला हल हो जाएगा, सारे लोग कलमंद हो जाएंगे, नॉलेजेबल हो जाएंगे। भाई उसमें एक एफर्ट लगती है, किताब लेके पढ़ना, समझना, नोट्स लेना, टीचर से पूछना। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही है। सॉफ्टवेयर में करप्शन सॉफ्टवेयर से नहीं खत्म होती। तो एक जगह किसी से हमने करप्शन खत्म करने की कोशिश की, फिर तो ये हो ही नहीं सकेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। अगर वो सॉफ्टवेयर ना यूज करे तो क्या होगा? तो करप्शन सॉफ्टवेयर से नहीं खत्म होती, करप्शन लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग से खत्म होती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग एक्सपेक्ट, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं थी है ना, हम ये करेंगे तो फिर ये हो ही नहीं सकेगा, तो ऐसा नहीं है। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोसेस उसके वीक है, तो प्रोसेस को भी इम्प्रूव करना चाहती है और ऑटोमेशन भी करना चाहती है। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। पहले प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होती है, फिर ऑटोमेशन होती है। ठीक है, माइनर सी कोई इम्प्रूवमेंट है वो तो सही है, लेकिन अगर मेजर इम्प्रूवमेंट है तो पहले प्रोसेस। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, तो फिर आपको करेक्ट करने की जरूरत होगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अगर रॉन्ग एक्सपेक्ट, उसकी उम्मीदें तो बहुत थी ना, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो धड़ाम से नीचे गिरेगा, फिर वो नाराज होगा, उसकी नाराजगी शुरू हो जाएगी, डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। भाई आपने तो ऐसा कहा था, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, आपने खुद ही सोच लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो एक्सपेक्टेशन मीट करना लोगों को बहुत जरूरी है। तो पहला काम क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन सुनना, समझना, ठीक है, और उनको करेक्ट करना। लेकिन जो करेक्ट एक्सपेक्टेशन है फिर उनको नोट करना और उनको ट्रैक करना। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट या बिजनेस नीड तो एक करेक्ट एक्सपेक्टेशन है ना, कि भाई ये करना है। अगर वो सही नहीं है, जैसे चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि जनाब असद साहब, हमें 10% सेल्स इंक्रीज करनी है 6 महीने में। कर लें भाई, तो इसमें मैं क्या करूंगा? मैं कोई सेल्स का आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो आईटी का आदमी हूँ। फिर उन्होंने बताया कि आईटी करवाएगी। आईटी कैसे करवाएगी? अभी सेल्स का ये चैलेंज है। वो कहते हैं अगर ये मसले हल हो गए तो हम 10% सेल इंक्रीज कर दें। हाँ, अब समझ में आया ना। तो उसमें हमारा क्या रोल है, आपका क्या रोल है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आपसे ये एक्सपेक्टेशन है असद साहब से कि जनाब आप हमें ये वाली इंफॉर्मेशन शाम 5:30 बजे मिल जानी चाहिए। अभी हमें 3 दिन बाद मिलती है। चलिए, तो अब ये सारी चीजें हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, व्हाट इज आवर रोल, फिर आपका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, और ये एज ए टीम हम काम करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो फिर उसको नोट कर लें और फिर ट्रैक करते जाएं। यही हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अनरिजॉल्व्ड इशू कैन बी अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कोई बताएगा कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज होती है और कब पैदा होते हैं और कब नहीं पैदा होंगे? मतलब हम बात करें टीम की ना, मैं अकेला तो हूँ नहीं, हम टीम की बात करें, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, तो किसी भी टीम में कब
डिसएग्रीमेंट होंगे, कब कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और कब झगड़ा हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और कब डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, कब नहीं होगा। कोई बताएगा मुझे ये कब होता है? एनीबॉडी? जी, जो सुन रहा हो लेक्चर को जरा मुझे बताएगा कि व्हाट इज डिसएग्रीमेंट, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, तो डिसएग्रीमेंट तो आ सकता है ना। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फिर क्यों होगा और क्या करना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? अस्सलामुअलैकुम सर। सर जब सारे मतलब जो टीम के मेंबर्स हैं सर, वो उनको उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा सर, उनको कंफ्यूजन नहीं होगी सर, डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। और कंफ्यूजन होगी, एक पेज पे नहीं होंगे तो सर डिसएग्रीमेंट होगा फिर। ठीक है, एक पेज पे नहीं होंगे तो डिसएग्रीमेंट होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। और डिसएग्रीमेंट तो बहुत ही हेल्दी चीज है, नेचुरल चीज है। क्यों? इसलिए कि आपकी उम्र में मेरी उम्र में फर्क है, आपकी नॉलेज और मेरी एज में नॉलेज में फर्क है, तो यू वी कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, इसी तरह से किसी भी टीम में अगर आप बैठे हुए हैं, तो अगर एज का फैक्टर नहीं है, नॉलेज का फैक्टर नहीं है, तब भी डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है ना, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका कल्चर डिफरेंट है। तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जैसे वो देख रहा है वैसे आप। अच्छा, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है, मैं बस 2 मिनट इसको रोक लूं, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। जी, देखिए, जब भी आप टीम में काम करेंगे तो आप चाहेंगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, सारी चीजें। तो बस मैं थोड़ी सी टेक्निक्स का समरी बता के फिर हम आगे जाएंगे। तो जब भी आप पीपल्स मैनेजमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। बिसाइड्स रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, एसआरएस कैसे बनाया जाता है, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक पूरी साइंस है जो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ चीजें हम समझ लेते हैं यहाँ पर, जो बेसिक्स हैं। वो ये कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लोगों के बैकग्राउंड मुख्तलिफ होते हैं, लोगों की फैमिली की ब्रॉटअप मुख्तलिफ हो सकती है, एजुकेशन मुख्तलिफ हो सकती है, इलाका मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज को जन्म देती हैं, डिफरेंट थिंकिंग को जन्म देती हैं, और डिफरेंट थिंकिंग की वजह से आपका डिसएग्रीमेंट होता है। अब इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? अब इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए कि जब डिसएग्रीमेंट हो तो डिस्कशन हो, ओपन माइंड के साथ डायलॉग हो, ओपन माइंड के साथ डायलॉग हो। अब व्हाट इज ओपन माइंड? जब डिस्कशन लॉजिक और ओपन माइंड के साथ होगा तो पॉजिटिविटी होगी, लेकिन जब डिस्कशन इमोशंस के साथ होगा, ईगोस के साथ होगा, तो उसमें पॉजिटिविटी नहीं होगी। मसलन मैं पढ़ा रहा हूँ और किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं सर ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। अच्छा, हो सकता है वो सही कह रहा हूँ, मुझे गौर से सुनना चाहिए वो क्या कह रहा है, और फिर मुझे समझने के बाद उसको लॉजिकली जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। वो भी लॉजिक है और जो मैं कह रहा हूँ वो भी लॉजिक है। ठीक है, इसमें कोई इमोशन नहीं है। तो मैं समझा के एग्जाम्पल दे के, ठीक है, इमोशन कब आएगा?
जब स्टूडेंट ने मुझे कहा और मैंने कहा यार मैं तो इससे उम्र में ज्यादा हूँ, नॉलेज भी ज्यादा है और मेरी दाढ़ी भी सफेद है, तो मैं तो गलत नहीं हो सकता। अब मेरे कहने में इमोशंस आ गए क्या कि जी मैं गलत नहीं हो सकता और स्टूडेंट, अब ये जो डिस्कशन है ना वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा। अब स्टूडेंट कुछ बोलेगा तो नहीं, लेकिन बहरहाल दिल में सोच लेगा कि सर को जवाब तो आता नहीं है, लेकिन बहरहाल वो तो यही ऐसे ही है जिसमें अपने औलाद को मैं डिस्कशन हो तो मैं समझाऊं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, लॉजिक के साथ समझाऊं, ना कि उसने कुछ बोला और मैंने थप्पड़ लगा दिया क्योंकि आई एम ए फादर एंड आई कैन डू इट। तो वो फिर डिस्कशन नहीं हुआ ना, फिर तो वो बस एक एक्शन हो गया, मोनोलॉग के आपने बस उसको बता दिया कि मैं नाराज हूँ। तो नाराजगी इज एन इमोशन, ठीक है, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट को आपने लिया नहीं ना, और डिसएग्रीमेंट को लॉजिकली किल नहीं किया, कन्विंस नहीं किया आपने, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, उनको समझना, उनको एनालाइज करना, उनको रिजॉल्व करना, इसमें इमोशन को माइनस करना होगा और लॉजिक को, नॉलेज को इस्तेमाल करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको इमोशनल कैंसर कहते हैं। इमोशंस या ईगोज जब वो इन्वॉल्व हो जाती है डिसीजन में, तो फिर क्या होता है, फिर लोग पोजीशन ले लेते हैं, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, दूसरा आदमी भी यही कह रहा है आई एम राइट यू आर रॉन्ग, पोजीशन ले ली ना, बस वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो कहता है कि जी मुझे इन सब के साथ काम नहीं करना है, दूसरा कहता है मुझे भी इनके साथ काम नहीं करना है। ये समझते हैं क्या अपने आप को, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, इमोशंस आ गया, क्योंकि लॉजिक पे बात नहीं हो रही। तो ये पूरी साइंस है, इसमें जितना आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां आपको गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। मसलन असद साहब एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और काफी सीनियर लोग बैठे हुए हैं और डिस्कशन हो रहा है। अब एक साहब का इंटेंशन ये है कि ये मीटिंग कामयाब ना हो और वो इस चीज को कहीं और ले जाए, तो उन्होंने एक पर्सनल सा अटैक किया, ठीक है, कि जी आपको पता क्या है, अभी तो आपको थोड़े से दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए और हम तो 15 साल से काम कर रहे हैं और हमें पता है अभी आपको थोड़ा वक्त गुजारिए, 2-4 साल फिर आप बात कीजिएगा, और आप खामोखा हमें मतलब कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट किए तो आपको नॉर्मली गुस्सा आएगा, आपकी तारीफ करेगा तो अच्छा लगेगा। अभी एक डिसएग्रीमेंट है ना कि वो आपको ऐसा कह रहा है जैसे आप नहीं है, तो या तो आप जवाब देंगे। अच्छा, नॉर्मली इंसान की फितरत क्या है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है उसका, इंसान की फितरत है ना, कोई आपको कहे तो आप उसको बताएंगे नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है, ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट आदमी, आपको मालूम है उस आदमी का इंटेंशन क्या है, तो आप कहेंगे ठीक है, फिर आप उसको जवाब दे देंगे जो आपने कहा है मैंने सुन लिया है और मेरा ख्याल है मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं I've got a reasonable knowledge, आप समझते हैं कि मुझे 2 साल गुजारने चाहिए, तो ये जिन लोगों ने 15 साल गुजारे हैं उनको गुजारने चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं किसी और तरह से भी नॉलेज जल्दी गेन कर सकता हूँ। ठीक है कि आप चुप हो जाते हैं, यानी आप उस झगड़े को इनिशिएट नहीं करते हैं या उसको उस पर तेल नहीं डालते हैं, आप कहते हैं बस ठीक है आपने कहा तो मैंने, अब वो क्योंकि जोर से बोल रहे हैं तो आप भी जोर से बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, वो आस्तीन चढ़ाएंगे तो आप भी चढ़ाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन एक आदमी चुप हो जाए, टू फूल्स मेक्स एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो ये आप चाहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ये ना हो, तो फिर कुछ बिहेवियर है, कुछ कंडक्ट है जो आपको सीखने पड़ेंगे। दैट्स हाउ यू मैनेज। तो एक्सपेक्टेशन मैनेज होगी, लॉजिक नॉलेज होगी, आपका बिहेवियर कंडक्ट होगा, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ माइल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो टाइम इसलिए लगाया कि ये एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक चीज है जो आपको पीपल्स मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और ये बिल्कुल होगा, किसी भी जगह हो सकती है, लोगों की डिसएग्रीमेंट हो सकती है। मैनेजिंग के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने बताई हैं। We are often faced with a challenge, especially in managing the stakeholder. Sometimes there are simply some requests जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कैन नॉट मीट द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब वो क्यों है, क्योंकि उसकी गलत एक्सपेक्टेशन है या किसी ने उसको बता दिया, फिर आप कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ सिचुएशन हैंडल करने के लिए उसने कही है, बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट।
ठीक है, कोई गलत हाई होप्स नहीं दीजिए और रॉन्ग होप्स नहीं दीजिए। इंशाल्लाह देखते हैं, अच्छा इंशाल्लाह देखते हैं कि मतलब आपने नो नहीं कहा है उसको, अच्छा करके देखते हैं, इसका मतलब फिर आपने नो नहीं कहा। तो बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कहेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन गलत डायरेक्शन में चली जाएगी कि ऐसे आप देख रहे हैं, करते हैं, फिर बताएंगे। अभी उनसे नहीं हो रहा लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, आप कहते हैं भाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं भी एग्जांपल दूंगी। वी आर डूइंग ए प्रोजेक्ट जिसमें हम कोई प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब कस्टमर ये चाहता है कि इस प्रोडक्ट को, जो पुरानी प्रोडक्ट है, उससे इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, वो इंटीग्रेट नहीं हो सकती, हम आईटी से बात कर चुके हैं, लेकिन फिर वो ये कहता है कर दें, तो फिर वही कहता है कर दें। अच्छा, ये तीसरी चौथी मीटिंग में वो यही रोना रोता है 15 मिनट के, फिर तो बेकार है, फिर तो बेकार है, करते हैं करते हैं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बार बार कह रहा है, तो किसी वक्त हम मान ही जाएंगे। तो वी आर वेरी क्लियर कि भाई ये नहीं हो सकता, आईटी से बात कर लें टू एन स्टेट कि अब हम कहते हैं हमने सुन लिया आपकी, आप इसको 3 दफा गए या 50 दफा गए, हमने सुन लिया, जो पॉसिबल है हमने बता दिया, जो पॉसिबल नहीं है वो भी हमने बता दिया। तो वी आर वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस। बात चीजें ऐसी होंगी जहां आप कर लेंगे लेकिन आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, तो फिर आप उसको समझाते हैं कि देखिए ये पॉसिबल तो है लेकिन ये करने से ऐसे हो जाएगा। तो वो आप डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना देते हैं, फिर वर्बल नहीं होती है फिर ये चीजें कि हमने तो कहा था और आपने माना नहीं था, तो वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना देते हैं कि भाई आपने एक रिक्वेस्ट किया, इसको जरा राइटिंग में दे दीजिए, हम भी आपको राइटिंग में जवाब दे देते हैं, ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाए। कल को कुछ हो तो फिर आपको पता हो कि दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। आप कहते हैं करो तो फिर हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिससे आप स्टेक होल्डर को, ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आप भी कोई डिसऑनेस्टी ना करें और कोई ऐसी चीज ना करें। हैव अ कंटीजेंसी प्लान। अच्छा, बार दफा आप कस्टमर को समझाते हैं और कि समझ में नहीं आता, तो फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए अब क्या करना है। ठीक है, निगोशिएट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अवॉइड सरप्राइजेस, नो सरप्राइज एट ऑल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई चीज एज्यूम नहीं करेंगे, समझाएंगे, कस्टमर को एजुकेट करेंगे, बताएंगे, ताकि उसको भी कोई सरप्राइज ना मिले और आपको भी कोई सरप्राइज ना मिले। ठीक है, और आखिरी चीज है, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है, क्योंकि हम क्लियर नहीं होते हैं इसलिए क्लियर स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो बेस्ड ऑन नॉलेज एंड लॉजिक आप कहते हैं नहीं ये नहीं है मुमकिन। ठीक है, कस्टमर कहता है, आपको डॉज करता है या एक्सप्लॉइट करता है, आप कहते हैं नहीं भाई ये मुमकिन नहीं है, स्कोप का पार्ट नहीं है, कॉस्ट का पार्ट नहीं है, या फिर ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू ये मुमकिन नहीं है। फिर महीने बाद उसको भी समझ में आता है कि आप सही कह रहे थे। ठीक है, तो आपने स्टैंड लेना होता है, आप उसको खामोखा हाई होप्स नहीं दे देते। सर वो मैंने तो कहा कि देख लेंगे। अब भाई क्यों कहा तुमको जब तुम्हें पता था ये नहीं हो सकता? सर वो इतनी दफा उन्होंने कहा कि देख लो देख लो। और भाई अगर आप 5 दफा गए या 50 दफा गए, जब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तो टेक एन स्टैंड। ये अब ये होता है कि वीक पर्सनैलिटी जो है ना, दे डोंट टेक स्टैंड, तो ये आपके अगेंस्ट जा सकती है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो शुड नॉट डू दैट। ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ गया और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट आ गई। अब आप कस्टमर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली वो कह रहा है कंट्रोल नहीं करते हैं, आप इंगेज करते हैं। तो इंगेज के लिए उसने एक टूल बताया कि एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अ डायलॉग, दैट्स अ टूल। ठीक है ना, आप उसकी सुनेंगे, गौर करेंगे, समझेंगे और इमोशनल कैंसर से बाहर निकलेंगे कि वो गलत है, मैं सही हूँ। ठीक है, तो इसको इमोशनल कैंसर इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं माई वे और हाईवे, मतलब मैं सही हूँ, आप और कोई आदमी तो दुनिया में सही हो ही नहीं सकता। तो ये एक इमोशनल कैंसर है, इसको तकब्बुर कहते हैं कि मैं ही सही हूँ। भाई सुनो तो सही वो क्या कह रहा है, ओपन माइंड हो और उसका लॉजिक से जवाब दो। ठीक है ना, तो ये पर्सनालिटी का इशू है कि बस मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तो मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तो ये तो अल्लाह की जात के अलावा तो कोई कंप्लीट है नहीं ना, तो एवरीबडी कैन हैव द वीकनेस। तो डायलॉग, लॉजिक, ये टूल है। ठीक है, तो अब ये शायद समझने की जरूरत है। तो डायलॉग से कैसे होगा? डायलॉग में इमोशन नहीं होगा, ईगो नहीं होगी। ठीक है, अब ये ईगो ही है ना कि आई एम ए फादर एंड माई किड शुड रिस्पेक्ट मी। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर जालिम माँ बाप हो तो औलाद घर छोड़ के चली जाती है।
नॉर्मली, ठीक है। तो अच्छे माँ बाप, प्यार करने वाले माँ बाप जो है ना, फिर तो वो बिहेवियर एंड कंडक्ट है और वो डायलॉग है, ठीक है। तो ये सारी समझने की जरूरत है। अच्छा, मैनी टीचर्स आर फेमिलियर विद द वेरियस टेक्निक्स ऑफ। अब ये टीचर पे मैं क्यों आ गया हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अभी मैदान में नहीं उतरे हैं और कभी प्रोफेशनली रिक्वायरमेंट नहीं लिए, लेकिन बार आप टीचिंग के एनवायरनमेंट को समझते हैं, तो टीचिंग के एनवायरनमेंट में रिलेट करना, एग्जाम्पल देना आपको आसान है। क्या कि जनाब कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन वो पढ़ाते ऐसा है कि वो खुद ही समझ रहे होते हैं और स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है। ये एक एक्सट्रीम है, क्योंकि उनको एंगेज करना नहीं आता। सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है उनकी, उनको आता बहुत है, वैसे क्लास से बाहर पूछें तो वो समझा देते हैं, क्लास में नहीं समझा पाते क्योंकि वो माइंड को इंगेज नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट क्लास में फिजिकली बैठे हैं, लेकिन कुछ जो 4 बच्चे सामने बैठे हैं शायद वो हो रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं हो रहे। इसी तरह से मीटिंग्स के अंदर भी है, मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन लोग मेंटली कहीं और हैं, क्योंकि आपकी बात वो सुन नहीं रहे हैं और आप भी गौर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक आदमी अपना मोबाइल देख रहा है लेकिन, और बाहर देखे जा रहा है, लेकिन आप उसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहे हैं, ना आप उसको रोक रहे हैं ना आप उसको मना कर रहे हैं। एंड तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इंगेज करने की टेक्निक्स हैं, कोलैबोरेट करने की टेक्निक्स हैं, जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ इस कोर्स में हम ये समझ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि वो साहब जो हैं जिनसे आप रिक्वायरमेंट लेने गए वो इन्वॉल्व हों और तैयार हों और इंगेज हों, अपने रोल को समझते हों, और कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशन उनके जहन में जो थी वो मैंने क्लैरिफाई कर दी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब वो बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में, हेल्दी रिलेशनशिप में बैठे हैं, तब पॉसिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है अच्छा बनाना बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलें। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेट द प्रॉपर टोन टू स्टार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है ना। अगर कोई क्लास में आए और टीचर एक जुमला कह के सारे लोगों को डिसंगेज भी कर सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है, या फिर इंगेज कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, अब कैसे इंगेज करेंगे, कुछ बातें हम बता रहे हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, सुनेंगे, डायलॉग कब होगा, लोगों की सुनेंगे, प्रोसेस करेंगे और उनको जवाब देंगे, ठीक है। शुरू की मीटिंग्स में, किक ऑफ मीटिंग का मतलब है व्हेन यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तरह से लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, अब ये रिजॉल्व कैसे होगा। एक तरीका है कि आस्तीनें चढ़ा लें और झगड़ा शुरू कर दें, दूसरा तरीका है कि आप कुछ कमेंट दें जिसको मैं अपने दिमाग में प्रोसेस करूं कि हाँ यार बात तो सही है। तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि आप कह रहे हैं यार बात तो सही है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही अभी, ठीक है, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, तो मैं जाके देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ नेगेटिविटी, दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार बात समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं मान रहा, तो ये नेगेटिव साइन है, आप एक टोन सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें शायद आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो डायलॉग, ठीक है। तो मोनोलॉग क्या होता है कि मैं जुमे की नमाज में गया और मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कहा मैंने सुन लिया, बस आ गया, तो ना मैं कुछ कह रहा हूँ ना मैं कुछ, ना सवाल कर रहा हूँ ना पूछ रहा हूँ। लेकिन क्लास के अंदर तो डायलॉग है ना, सर पढ़ा रहे हैं, सर से फिर दिमाग से सोचना, फिर मुंह से सवाल करना और फिर लर्न करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से मीटिंग्स में भी ऐसी है कि भाई डिस्कशन होगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट नहीं होंगे, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर किसी को समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा और फिर उनको मोटिवेट करना होगा, समझ में आएगा तो फिर वो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बस वो कर रहा होगा, ठीक है। ये ऐसी है जैसे आपको कहा कि नमाज पढ़ो, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस अब्बा ने कह दिया पढ़ना, तो जब अब्बा नहीं है तो नहीं पढ़ना, जब अब्बा है तो पढ़ लेना। ये वजह सही नहीं है ना, वजह तो ये है कि भाई उसको वाई बताए ना, वाई वाई यू आर ऑफरिंग योर प्रेयर, तो उसकी समझ में आएगा तो फिर अब्बा नहीं भी होंगे तब भी पढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मेंटल इंगेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये सही जवाब से आएगी, वाई एक्सप्लेन करने से आएगी, ठीक है। अगर आप वाई एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगी। The project schedule should include activities and deliverables related to the stakeholder engagement. अब आपके पास कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए जिनमें रिव्यू करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, ठीक है, उसकी चीजों को इन्वॉल्व करें, तो ये प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट है और ये मैंडेटरी चीजें हैं जो आप कर रहे होंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए।
अभी एग्जांपल इसलिए है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो टीचर या मैनेजर, टीचर को ले लेते हैं, टीचर डज नॉट, कोई एक छोटी सी चीज होगी पहली दूसरी क्लास में, तो या तो एक इमेज क्रिएट कर देगा कि जनाब ये टीचर से दूर रहना चाहिए, बस क्लास में बैठना है और बस अटेंडेंस लगानी है और बस, तो यू विल हैव दैट रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द टीचर सेड समथिंग, उसने सवाल करने वाले की बेइज्जती कर दी, क्रिटिसाइज कर दिया, तो सारे बच्चे सहम जाएंगे। तो इसी तरह से मीटिंग में भी है कि जी चेयरमैन साहब ने कोई सवाल किया, आपने कोई जवाब दिया, तो बस फिर और चेयरमैन साहब ने तो क्लास ले ली, बस फिर आप चुप हो जाते हैं, ठीक है। चेयरमैन साहब ने पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या, आपने कहा जी सैलरी कम है, बस जी चेयरमैन साहब तो शुरू हो गए, पैसे हैं नहीं, तनख्वाह पे रो रहे हैं, आप लोग काम करते नहीं है, बस फिर सब चुप हो जाएंगे। भाई आपने कहा था बताओ, तो हमने बताया, आप सुनने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद डिसएग्रीमेंट है उनका और हमारा, लेकिन आप सुनेंगे तो सही हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद बहुत काउंट करती हैं। तो पीपल विल नॉट बी इंगेज और पीपल विल बी इंगेज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर एंड योर कंडक्ट। तो क्लास में भी ऐसी होता है। तो कुछ टीचर्स हैं जो अपनी 2-3 क्लासेस के बाद टीचर्स स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाते हैं, कुछ टीचर्स इंगेज नहीं कर पाएंगे। तो ये सीखने की जरूरत है, ठीक है, टीचर को सीखने की जरूरत है। इसी तरह से जो लोग टीम बनाते हैं या जो प्रोजेक्ट करते हैं उनको भी ये सीखने की जरूरत है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि डेल कार्नेगर की एक किताब है हाउ टू विन, पता नहीं पीपल है या हाउ टू विन फ्रेंड्स है, ऐसे कुछ है उसका किताब का नाम, डेल कार्नेगर की। बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, आज से कोई 15-16 साल पहले। तो लेकिन बहरहाल वो किताब अच्छी है कि भाई हाउ टू इंगेज पीपल, यानी प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं आप, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है जो आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑन द अदर एंड कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो पोलाइट होंगे, इनकरेज करेंगे, क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे, तो उनसे आपकी 2-3 क्लासेस बाद रिलेशनशिप हो जाएगी। इसी तरह से टीम बिल्डिंग में भी होता है, इसी तरह से प्रोजेक्ट्स में भी होता है। तो प्रोजेक्ट में एक साहब आए हैं तो 2-3 मीटिंग के बाद लोग उनसे या तो दूर होना शुरू हो जाएंगे या उनके करीब आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे एंगेज होंगे, ये एक सीखने की जरूरत है। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपका बिहेवियर और आपका कंडक्ट है। आप क्या करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये ऐसी जैसे टीचर के लिए मुस्कुराहट एक टूल है, ठीक है। अब मेरी क्लास में अगर कोई ऐसी बात कहता है जिससे मुझे गुस्सा आ गया, तो बस, तो फिर तो वो क्लास नहीं हैंडल हो सकती। कोई बात कही और गुस्सा तो आ रहा है लेकिन आप मुस्कुराते रहते हैं, तो बस फिर वो उसका इंप्रेशन जायल हो जाता है, जो कुछ शरारत होती है, ठीक है। तो इसी तरह से मीटिंग में भी ऐसी होता है कि आपको क्रिटिसाइज किया जाता है लेकिन बस आप अपनी टूल से अपने चीजों को जाहिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर तो खत्म हो गया। तो यहाँ तक क्या समझ में आया, हम दूसरा लेक्चर पढ़ने से पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और फिर हम कुछ बात करते हैं। अटेंडेंस ले ली जाए। अच्छा, अटेंडेंस में 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। फोन कर, तो अब ये सारी चीजें हैं, तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर साथ साथ करते जाएंगे। तो मैं 50% काम आपके साथ करूंगा और बाकी काम आपने करना हो, क्योंकि आपने भी सीखना है। आप करेंगे और फिर सर को भेजेंगे, और ये इंडिविजुअली करिए, ठीक है ना, इंडिविजुअली करिए और करके भेजिए, ठीक है। तो इस पे एग्रीमेंट है या इसमें कोई चैलेंज है तो मुझे बताइए कि सर ये ना करें, बस आप टॉपिक पढ़ाते रहें तो मैं टॉपिक भी पढ़ाता रहूंगा। तो जरा मुझे बताएंगे, मतलब हाउ डज इट फील लाइक, अगर हम चीज़ों को सीखें और असाइनमेंट सर देते जाएं और करते जाएं, ताकि वो तो क्या चीज़ बेहतर है? इज दैट ओके दिस अप्रोच? जी स्टूडेंट्स, सर को बताएंगे ना कि क्या चीज़ सही है। भाई आपसे सवाल कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स कुछ बताएंगे कि भाई ये अप्रोच सही है कि मैं असाइनमेंट दूं और उसकी बिजनेस डिस्कस कर लूं और
कुछ चीजें आपसे शेयर कर लूं एज ए, तो ये चीज बेहतर है। जी सर, ये सही है। सही है ये, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में ना हम कुछ प्रोसेस को देख लेंगे जिसकी हमने एसआरएस बनानी है, उसके प्रोसेस को समझेंगे, उसकी चीज़ों को समझेंगे और हम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया और हम नया टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बिजनेस एनालिसिस कोर कॉन्सेप्ट मॉडल। अब ये बिजनेस एनालिसिस कह लें या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर कॉन्सेप्ट मॉडल है कि ये होती क्या है। तो शुरू में नहीं पढ़ाया था मैंने, क्योंकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए, चीजें समझ में आना शुरू हो तो फिर आपको समझ में आ जाए। और ये किताब से नहीं है, ये बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे पीएमआई का नाम सुना होगा आपने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो इस तरह ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस IIBA कहलाता है। ये एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस, जो कैनेडियन बेस्ड है, IIBA। और तो ये उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज है। बॉडी ऑफ नॉलेज हमेशा हायर रैंक पे होती है, और जो किताबें होती हैं, पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा सा लोअर पे होती है, यानी आप सीखते हैं फिर आप सर्टिफिकेशन का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। तो जो आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक पार्ट तो है कंप्यूटर साइंस, लेकिन उसके अलावा भी मैनेजमेंट साइंस, एनालिसिस टेक्निक्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ बनाने जा रहे हैं उसकी नॉलेज। ठीक है, अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे हैं, तो इन्वेंट्री की अगर स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है, उसकी डेप्थ नहीं है, किसी एक को तो होनी चाहिए जो एज ए रिक्वायरमेंट, अगर 3 लोग हैं तो एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा, एक डेवलपर होगा और एक QA होगा या डॉक्यूमेंटेशन वाला होगा, QA होना चाहिए। तो अगर किसी एक को भी नहीं है तो फिर उसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यही पता नहीं है, इसलिए डेप्थ नजर नहीं आती है उसके आपके ना सॉफ्टवेयर में या आपकी डॉक्यूमेंटेशन में डेप्थ नजर नहीं आती है, क्योंकि आपका सारा फोकस है लैंग्वेज के ऊपर, आपका सारा फोकस है, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब आपने SDLC पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी थी, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी, उसमें पता था ना कि डिफरेंट रोल होते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट लेना है, आर्किटेक्ट या डिजाइन बनाना है, डेवलप करना है, टेस्ट करना है, ये मोटे मोटे रोल है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक अलग स्किल सेट है। ठीक है, ये डेवलपर नहीं ले सकता रिक्वायरमेंट। क्यों नहीं ले सकता? उसको पीपल हैंडलिंग नहीं आती है, उसकी डोमेन की नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट तो है लेकिन वो नहीं कर सकता है। इसी तरह से आर्किटेक्ट को क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो कितने बड़े बड़े सिस्टम बना चुका हो। ठीक है, उसने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी हो, लेकिन यहाँ नॉर्मलाइजेशन ज्यादा उसको फायदा नहीं देगी, लूजली कपल्ड उसको ज्यादा फायदा देगी। सॉफ्टवेयर जब बनता है तो लूजली कपल्ड होता है और हाईली कोहेसिव होता है। तो लूजली कपल्ड कब होगी? रिडंडेंसी को एलिमिनेट करेगा तो बहुत ही लूजली कपल नहीं होगी, हाईली कपलिंग हो जाएगी, डिपेंडेंसी हो जाएगी। एक सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल में चेंज करो तो सब जगह चेंज करनी होगी। तो आर्किटेक्ट का एक अलग एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। ठीक है, वो डेवलपर नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऐसी है जैसे घर बनाने में एक मिस्त्री है, मिस्त्री को मालूम है कि घर कैसे बनता है, दीवारें चुनते हैं, छत बनाते हैं तो घर होता है, लेकिन उसका आर्किटेक्ट कोई और आदमी बनाता है। उसको मालूम है ये पिलर कहाँ बनना है और इसका लोड कहाँ आना है और दीवार का वेट कैसे लेना है। मिस्त्री नहीं बना सकता, आर्किटेक्ट अलग होता है। तो वो इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो आपको ये 4-5 चीजें, आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज, यानी आपको स्टेप्स पता हो। ये आपने भी थोड़ा सा ट्रेलर देख लिया FIP के प्रपोजल बनाते वक्त, स्टेप्स पूछे गए थे। अब स्टेप्स पूछे गए थे तो जो स्टेप्स करेंगे वो लिख दीजिए, रादर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक प्रेजेंटेशन डाउनलोड की, उसमें से एक 4-5 जुमले कॉपी पेस्ट कर दिए। ये नहीं पूछा था, ये पूछा था आप क्या करेंगे। जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ ली है उसको पढ़ के इस्तेमाल करनी है अब आपने। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज, SDLC पता हो,
फिर सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा इशू है कि आप जो कुछ दे रहे हैं चीज वो नया है, पहले जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे वो कुछ और था, अब कुछ और है। तो प्रोसेसेस, ह्यूमन रेजिस्टेंस, ये एक बहुत ही पार्ट एंड पार्सल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो नहीं, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं एसबीए, जब मैं करता हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो सॉफ्टवेयर बनवाना भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ना ऑर्गेनाइजेशन में। अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा? तो ह्यूमन रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको टूल्स बनाना आना चाहिए। टूल्स इसलिए बनाना चाहिए कि रिक्वायरमेंट की क्लैरिफिकेशन हो। तो रिक्वायरमेंट कैसे क्लियर होगी? जब मैं कागज पे लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कस्टमर को, यही कह रहे हैं आप। ये दिस इज कॉल्ड एनालिसिस एंड मॉडलिंग। और डॉक्यूमेंट कैसे खूबसूरत होता है, प्रोफेशनल कैसे बनता है, एक अच्छा डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन मैनेजमेंट साइंस, पीपल्स मैनेजमेंट, अभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी थोड़ी सी पढ़ ली, कम्युनिकेशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट भी पढ़ ली। ये सारी चीजें हैं जो कि हमें सिखाई नहीं गई है। थोड़ी बहुत सिखाई भी गई है तो हमने सीखी नहीं है। जैसे हमें टेक्निकल रिपोर्ट सिखाई गई थी तो उसमें हमारा माइंडसेट नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हम क्यों सीख रहे हैं। उस वक्त तक हमें FIP की रिपोर्ट नहीं बनानी थी, अब बना रहे तो हमें स्ट्रगल हो रही है, हमें प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आ रही है, हमें वर्ड को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए तो वर्ड को, पावर पॉइंट को इस्तेमाल करना तो कोई बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप मतलब अगर आपको नहीं आता तो फिर और किसको आएगा? डोमेन की नॉलेज, अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट काम है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। ये बहुत वीक है, ये बहुत ही वीक नजर आ रही है। ठीक है, तो फिर एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच क्या है कि भाई हमने पढ़ा है शुरू से कि जनाब रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं जाना है, वैल्यू पर्सपेक्टिव से जाना है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो जो आपने प्रॉब्लम बताया उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ वैल्यू से। तो मैं सवाल करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा, मैं मॉडलिंग करूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, तो ये सारी चीजें एनालिसिस हैं और ये आपको वैल्यू की तरफ या बेनिफिट की तरफ या फायदे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इस बैकग्राउंड के साथ मैं थोड़ा सा इसी डायग्राम को पिक्टोरियल में दिखाता हूँ। यही बात जो मैंने कही है, दैट्स एन इमर्जिंग रोल। किसी को मालूम है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और BA का जो रोल है, इट्स एन इमर्जिंग रोल। क्या है और क्यों है इमर्जिंग रोल? क्यों है, किसी को मालूम है क्यों है इमर्जिंग रोल? व्हाई दिस रोल इज इमर्जिंग? पहले नहीं होता था, पहले सिस्टम एनालिस्ट होता था। अभी पिछले 8-10 साल में एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल है। कोई बताएगा कि क्यों है, व्हाई दिस इज इमर्जिंग, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है और क्यों इसकी जरूरत महसूस की जा रही है? कोई बताएगा? एनीबॉडी? कुछ मालूम है कि ये नया रोल क्यों पॉपुलर होता जा रहा है? यानी मैं जिस लोगों को ट्रेनिंग कराता हूँ 2 महीने बाद उससे पूछता हूँ तो कोई ऑस्ट्रेलिया में होता है, कोई न्यूजीलैंड में होता है, कोई यहाँ होता है। सर क्या हुआ, मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया और मैंने अप्लाई किया BA की, इतनी जबरदस्त BA की सर्टिफिकेशन, सर आप भी आ जाएं, मैं भी सर्टिफाइड हूँ बहरहाल। लेकिन वो तो इसकी इमर्जिंग रोल है, इसकी बहुत सख्त जरूरत पेश आ रही है। बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनली ना लोग मिल नहीं रहे, तो इसकी क्यों आपके ख्याल में क्यों इतनी डिमांड है, क्यों इतनी जरूरत पेश आ रही है? कोई बताएगा मुझे सोच के? सर बेसिकली ये जो एक कस्टमर है वो अपनी बात डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बंदे को जो कि एक टेक्निकल पर्सन है, तो उनके बीच में जो गैप है ये उसको खत्म करना है बेसिकली। सही है, गैप खत्म करना है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है ये जानना जरूरी है। इसकी जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि बिजनेस जो जुबान बोलता है उसको प्रॉब्लम है और जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, DHS UFO, तो उसकी ओरिएंटेशन, उसका बैकग्राउंड, उसकी लर्निंग बिजनेस नहीं है। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, ठीक है, और उसका बिजनेस का बैकग्राउंड है। वो पैसे की टर्मिनोलॉजी में सोचता है, प्रॉफिटेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी में सोचता है, लेकिन उसको ऑटोमेशन चाहिए। एक बड़ा बैंक है तो बैंक का जो हेड है ना, वो बैंक चलाना आता है, पैसे कैसे लिए जाते हैं, पैसे कैसे रखे जाते हैं और पैसे कैसे दिए जाते हैं। ये होता है ना, ब्रांच में आपसे पैसे ले लेता है, जब आपको जरूरत पड़ती है चेक लेके थोड़े से पैसे वापस कर देता है आपके, ज्यादातर पैसे आपके रख लेता है, और किसी और को जरूरत पड़ती है तो उसको लोन दे देता है।
दैट्स हाउ यू रन द बैंक, दिस इज बैंकिंग। लेकिन उसको बैंक चलाने के लिए बहुत ऑटोमेशन की जरूरत है। वो ऑटोमेशन उसको नहीं पता कि मुझे कैसे हेल्प करेगी। वो टेक्निकल आदमी जब आपको बुलाएगा आपको, तो आपको ये नहीं पता कि बैंकिंग की जरूरत क्या है, इसलिए ट्रांसलेटर और ये चाहिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हुए, ये इनिशिएटिव लिए लेकिन सक्सेस नहीं हुई बैंक्स ने। मैं आपको बताऊं, पिछले 4 साल में एक सॉफ्टवेयर है टर्मिनोस, बैंकिंग का जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, जो कि 70 बैंक दुनिया के जो टॉप के बैंक है उनमें चलता है। तो पाकिस्तान में 5 बैंक्स ने लिया, 2 ने तो सक्सेसफुल लगा लिया, 3 पे नहीं लग सका, वो रिवर्ट करना पड़ा, पैसे गए, रिसोर्स गई, प्रोजेक्ट वहीं खड़ा हो गया। अभी क्यों प्रोजेक्ट फेल हुआ? बैंक को जरूरत थी, बैंक को तो जरूरत थी, क्या जरूरत थी और कैसे थी, ये गैप रह गया। तो एक कंपनी आई कि हमारे पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये ले लीजिए। तो वो रिक्वायरमेंट वर्सेस सोल्यूशन का जो गैप है ना, वो मिस हुआ। और ये बहुत जगहों पर हो रहा है, बहुत जगहों पर। तो ये लाखों डॉलर पानी में चले गए, 2 साल ज़ाया हो गए, हेड ऑफ आईटी को हटाया गया। ये 3 मेजर बैंक में पाकिस्तान में ऐसा बहुत है, फार्मास्यूटिकल में, इसमें तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, पैसा जाया जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक रोल मिस है जिसको दोनों चीजें आती हो, इसलिए ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए डोमेन सीखना बहुत जरूरी हो गया। बीए ऐसे नहीं होता है कि जी जनरलाइज बीए, बीए होगा बैंकिंग का, बीए होगा फार्मास्यूटिकल का, बीए होगा एरोनॉटिकल्स का, जहाज की स्टडी करने वाला बीए। बीए सिविल इंजीनियर हो सकता है, बीए सिविल इंजीनियर हो सकता है। मैं जब जेबिस में बीए पढ़ा रहा था या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट थे, इनमें 12 तो टेक्नोलॉजी के थे, बाकी 8 लोग, कोई मैनेजमेंट साइंस का था, कुछ लड़कियां थी मैनेजमेंट साइंस की, एक सिविल इंजीनियर बैठे थे। तो मैंने कहा आपने कोर्स क्यों ले लिया? क्योंकि मेरी सारी एग्जाम्पल आईटी की थी। तो कहते यार सर आपकी सारी एग्जाम्पल आईटी की है, सिविल इंजीनियरिंग की क्यों नहीं है? मैं कहता यार मैं सिविल इंजीनियर हूँ नहीं, और मैं तो रिक्वायरमेंट लेता ही इसलिए हूँ सॉफ्टवेयर बनाना है। उन्होंने कहा बीए तो किसी के लिए भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा पता नहीं यार, मैं देखता हूँ। तो फिर डेब्रा पॉल, जिन्होंने किताब लिखी है बिजनेस एनालिसिस पे, उनसे फिर मैंने कांटेक्ट किया, फिर उनसे पूछा भाई दीज आर द क्वेश्चन। उन्होंने कहा बीए तो किसी का भी हो सकता है। तो प्रोजेक्ट क्योंकि फेल हो रहे हैं, लोगों को जरूरत है सोल्यूशन की, तो मेरी रिक्वायरमेंट कोई समझे और उसको डॉक्यूमेंट करे और मुझे सोल्यूशन दे। बात समझ आ रही है? इसलिए दिस इज एन इमर्जिंग रोल। ठीक है, तो ये सारे स्किल सेट सीखने होंगे आपको, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, पीपल्स मैनेजमेंट एंड डोमेन की नॉलेज। ठीक है, तो ये सब सीखना होगा आपको। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे इसको। तो मैं ये अपलोड कर देता हूँ, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, उसको आज हम 5 मिनट जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, कोई सवाल, कोई चीज नहीं तो हम इसको खत्म कर लें। एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए, ओके भाई, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू।